हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 50 क्वेश्चंस इसके किए थे। आज करेंगे 51 से और 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट 3 में मिलेगा 101 से 150 तक। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ थी वो मैंने सेंड किया था टेलीग्राम पर, उसको देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो पीडीएफ मिलती रहेगी आप लोगों को। तो ठीक है, 51 कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। रावल खली मरुस्थल जो है सऊदी अरब में है। मैं अभी इमेजेस वगैरह दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अरब का डेजर्ट जो है ये तो पूरा सऊदी अरब जो है वो पूरा अरब के मरुस्थल पे ही बसा हुआ है, और अरब का मरुस्थल का ही एक पार्ट आप रावल खाली मरुस्थल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो भी मैपिंग से समझ में आ जाएगा। ये भी सऊदी अरेबिया का लिख लीजिए यहाँ पे। गोबी मरुस्थल ये चाइना और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट है दोनों कंट्रीज़ में। और कालाहारी डेजर्ट ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। कंट्री कौन कौन मिलेंगी यहाँ पे? नामीबिया मिल जाएगा, बोत्सवाना मिल जाएगा। कालाहारी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप का भाग नहीं है कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन डी राइट है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैप देखिए जल्दी से। पहला यहाँ पे कौन सा डेजर्ट की बात हुई थी? रवल खाली, ये आपको दिख रहा है सऊदी अरब में। लगभग यहाँ पे 80% हिस्सा जो है वो सऊदी अरब में दिख रहा है। ये सॉरी, दरअसल इमेज पे पेंसिल चलती नहीं है, उसके लिए फिर अलग ऑप्शंस में जाना पड़ता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये पूरा अरब डेजर्ट है। ठीक है, तो अरब डेजर्ट में ही आपको रवल खाली भी दिख जा रहा है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रवल खाली का ये यमन में भी दिख रहा है और ओमान में भी दिख रहा है। तो ठीक है, मोटी मोटी पिक्चर हमें समझ में आ रही है कि सऊदी अरेबिया का भाग है। इतना क्लियर है? तो ये पहला डेजर्ट हो गया। और दूसरा हम लोगों ने देखा था गोबी। गोबी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे आपको चाइना का दिख रहा है हिस्सा और मंगोलिया का दिख रहा है। ये हो जाएगा। ये पूरा अरेबियन डेजर्ट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, सऊदी अरब के बाहर भी आराम से इसको देखा जा सकता है। जैसे जॉर्डन में भी दिख रहा, इराक में भी दिख रहा है ना, जॉर्डन में भी दिख रहा, इराक में भी दिख रहा, यमन में भी दिख रहा, ओमान में भी दिख रहा। ये तो पूरा रवल खाली ही है। तो यहाँ कुवैत में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, कतर में भी। ये पूरा ये अरेबियन डेजर्ट है। इसका हिस्सा मिस्र में भी दिखता है। इस प्रायद्वीप के बारे में जानना है? ये प्रायद्वीप बड़ी चर्चा में रहता है, न्यूज़ों में रहता है। ये सिनाई प्रायद्वीप है ना, सिनाई प्रायद्वीप है ये। पेनिनसुलर, सॉरी आइलैंड लिख रहे हैं, पेनिनसुलर। तो इसके बारे में पूछा जाता है। ये हिस्सा किसका है? ये इजिप्ट का है। ठीक है, इजिप्ट का है सिनाई प्रायद्वीप। तो ये कुछ हम लोगों ने डेजर्ट पढ़े। इसके बाद और भी था। ठीक है, यही डेजर्ट थे। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। कालाहारी छूट गया, कोई नहीं, कालाहारी की यहाँ पे लोकेशन में लिख दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, नामीबिया मतलब मेजरली जो मेजर हिस्सा जो है वो उधर ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। टेकन 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश यहाँ पे पेयर हैं? सही मिलान करना है। मैकेंजी रिवर जो है वो बता रहे हैं कि जर्मनी की है। ठीक है, यानी स्रोत कंट्री जो है, सोर्स कंट्री जो है वो जर्मनी है। आमू दरिया की तुर्कमेनिस्तान है। डार्लिंग की टर्की है। डेन्यूब की रसिया है। बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला ही गलत है। ठीक है, मैकेंजी का सोर्स यहाँ पे कहाँ से निकलती है? कनाडा में देखते हैं हम लोग, है ना। ये पामीर के पठार से निकलती है। ठीक है, पामीर के पठार से निकलती है, ध्यान रखना। तुर्कमेनिस्तान सही है। डार्लिंग, मरे डार्लिंग जो पढ़ते हैं रिवर, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, टर्की में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। और डेन्यूब रिवर ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी से निकलती है डेन्यूब रिवर। और गिरती कहाँ पे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी में गिरती है। डेन्यूब रिवर ब्लैक सी में गिरती है। और आमू दरिया रिवर कहाँ पे गिरती है? ये अरल सागर में गिरती है। करंट अफेयर्स में मैं आपको मैपिंग बना के देता हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ पर जीएस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन, हो जाएगा। चलिए 53 देखें। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है, इंग्लिश देख लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो, जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। मतलब नाम पूछा है कौन सी ये लोकल विंड है। जैसे ये विरिक फील्डर जो है, विरिक फील्डर ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। बोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रियाटिक सी देख रहे हैं, एड्रियाटिक सी यानी इटली। मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ तो सारी यहाँ पे लोकल विंड को रिवाइज करा दूंगा। लवेची ये स्पेन में लोकल विंड है। चिनूक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये
गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है यूएसए की। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे साथ में डिक्टेट भी कर दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से रिकॉल कीजिए। चिनूक की डायरेक्शन दिख रही है, नॉर्थ अमेरिका में आपको चिनूक दिख रही है, नॉर्दर दिख रही है, ब्लिजर्ड दिख रही है, नॉर्टे दिख रही है, ठीक है, मैक्सिको में। फिर यहाँ पे देखिए, मैं इसको पहले जूम कर ले रहा हूँ, थोड़ा हो सकता थोड़ा और ब्लर हो गया हो, कोई बात नहीं। हैम के बारे में पूछा जाता है, मेंस्ट्रुअल के बारे में पूछा जाता है, ये पूरा मेडिटेरियन सी। यहाँ पे देखो फान दिख रहा है, फान के बारे में बहुत पूछा जाता है। लेबनेट ऑप्शन में था, ये आपको स्पेन की तरफ बहते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सिरक्को, खमसेन, हरमटन, ये सारी विंड जो लोकल विंड है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। और एक की चर्चा और हुई थी, ब्रेक फील्डर, है ना, जो ऑप्शन में दिया है ब्रेक फील्डर है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो होती हैं, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी सीखने को। नहीं, हिम आच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियाँ हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपरदन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। इसका क्या मतलब है, इसको इमेज के माध्यम से समझिए। ये वाला जो बर्फ वाला हिस्सा दिख रहा है इसी को बोलते हैं सर्क, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे भी आप दिख रहे हैं, ये जो है ये सर्क है, ठीक है। ये भी एक लैंडफॉर्म है, इसको सिर्फ बर्फ़ नहीं समझना है। ये जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये सब सर्क हैं। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जो यहाँ पे हॉर्न की बात हो रही थी, हॉर्न का हिस्सा देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस वाले माउंटेन पे ये आपको ये बर्फ़ का हिस्सा दिख रहा है। वास्तव में हाईएस्ट पीक इसी के कारण बनी है, किसके कारण, सर्क के कारण, है ना। कर लेंगे अब, चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक हो या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो, हॉर्न के उदाहरण। ये बात भी सही है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। क्लियर है। चलिए 55 निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पूछा है। IMST पढ़ते हो ना। सबसे नीचे कौन है, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल, फिर क्या है स्ट्रेटोस्फीयर समता मंडल, फिर मीजोस्फीयर है, उसके ऊपर फिर आयनोस्फीयर है, फिर सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर है। अब ओजोन परत के ऊपर मौजूद कौन सी परत है, ओजोन परत लाई कहाँ पे करती है, ओजोन परत तो स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है। इसके ऊपर कौन सी लेयर दिख रही है, मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समता मंडल की कभी कभी हाइट पूछा जाता है, तो अर्थ से आप 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे आप समता मंडल की, ठीक है। 12 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और 50 किलोमीटर तक ये पूरा समता मंडल की लेयर है। क्लियर है। चलिए इसी में स्ट्रेटोपॉज है जिसमें ओजोन परत देखते हो। 56 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री पूछा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। कितनी बार ये हम लोगों ने सीखा है। लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें मैप पे, देखें क्लियर होगा। ये आपके सामने मैप है और लाओस कंट्री दिख रही है, जो पिंक कलर से यहाँ पे मार्क है वो लाओस है और पूरी लैंडलॉक्ड है। वियतनाम इस तरफ से यानी वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ से घेरा हुआ है इस तरफ, और वेस्ट की तरफ म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल क्या है लाओस की, वियंतियान है। वियतनाम की कैपिटल नहीं है, वियंतियान है, ठीक है, लाओस की है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। तो ये तो हो जाएगा। चलिए 57 देखा, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है। ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ से तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इतना अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से एक नया कॉन्टिनेंट यहाँ पे बनेगा एक समय पे, यहाँ से डिवाइड होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी रिफ्ट है ही। अगर आपकी मैपिंग थोड़ी बहुत ठीक होगी तो आप इस क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। केन्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं इमेज लगा दूंगा, डाउनलोड नहीं किया हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर एडिट करूँगा तो फिर लगाऊंगा। चलिए 58 देखें, पॉज कर लेना वीडियो को और देख लेना इमेज को। 58 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू यानी स्ट्रेट काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इसको तो मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर कराया, आपको शायद कल ही या पर परसों वाले वीडियो में, है ना। एक संधि हम लोग पढ़ते हैं डार्डानेल्स की संधि, ठीक है। दूसरी संधि पढ़ते हैं ये बॉस्फोरस की संधि, ठीक है, बॉस्फोरस की संधि। तो यहाँ पे काला सागर और मरमरा सागर की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉस्फोरस की संधि।
इसको देखिए, यही मैंने मार्च का जो पीडीएफ था करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, ये देखिए, डार्डेनल्स की जो स्टेट है ये एजियन सागर को सी ऑफ मारमारा से जोड़ती है। यानी ये जो हिस्सा है, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट है, पतली सी स्ट्रिप है, चैनल है पानी का, इसको बोलते हैं डार्डेनल्स की संधि, जो जोड़ता है एजियन सागर को मारमारा सागर से। और मारमारा सागर को ब्लैक सागर से कौन जोड़ता है? ये बॉस्फोरस की स्ट्रेट जोड़ता है, ये वाला जो हिस्सा है। क्लियर है? तो ये 2 संधि हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी संधि ये पड़ी थी, कर्च की संधि। अगर पूछ ले ब्लैक सागर को सी ऑफ अजूब से कौन सी संधि जोड़ती है? ये जो संधि, ये छोटा सा चैनल दिख रहा है पानी का, ये कर्च स्ट्रेट है। तो 3 संधि यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 59 पे। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर साउथ अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? देखो, एक यहाँ पे टर्म लिखा है स्टेनलेस स्टील, आराम से लगा लेंगे। स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है? स्टील को स्टेनलेस कैसे बनाया जाता है? क्रोमियम को मिला के। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम की प्रॉपर्टी होती है जंगरोधी, जो विशेषता है वो क्रोमियम के पास है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बॉक्साइट तो जान रहे होंगे, ये एल्यूमिनियम का है, इसका जिप्सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज होता है। 60 देखें, सेरेनगेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आराम से आप इसकी एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। सेरेनगेटी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया। चलिए जल्दी से कैपिटल बताइए। साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया। वैसे 2-3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, कैपिटाउन भी है, जुडिशल कैपिटल भी एक है। केनिया की कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं नैरोबी, है ना, नैरोबी हो जाएगा। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा होती है। ठीक है, डोडोमा है। और बोत्सवाना की कैपिटल, जल्दी से बताइए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, गैबोरॉन। ठीक है, गैबोरॉन। 61 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच नेचुरल बाउंड्री के रूप में कार्य करता है? आसान आसान से प्रश्न है, क्या हो जाएगा? कॉकेसस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसके प्रेनीस के बारे में जानते होंगे, ये फ्रांस और स्पेन की नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ये माउंटेन बनाता है। ठीक है, आल्पस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, छाता के रूप में इसका शेप है। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने कई वीडियोज़ में देखा है इसका। ठीक है, चलिए 62 देखें, वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है? अगेन इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है एटलस माउंटेन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मोरक्को आपको दिखेगा, अल्जीरिया दिखेगा और ट्यूनीशिया दिखेगा। ठीक है, ट्यूनीशिया। मैं मैप लगा रहा हूँ, मैप पे ये पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। यूराल माउंटेन, ये देख रहे हैं, यूराल माउंटेन रसिया को 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड करता है। एक हिस्सा यूरोप में आता है और दूसरा हिस्सा एशिया में आता है। ठीक है, ये यूराल की खास बात है। 63 देखें, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों, रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? ये ऐसा प्राइमेट क्या है? इस प्राइमेट का नाम है लेमूर। ठीक है, एक छोटा सा जानवर है, बहुत बड़े साइज का नहीं होता है, आंखें बड़ी होती है। रात का व्यवहार जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये नॉक्टर्नल बिहेवियर जो इनका है, ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 64 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्षेत्र का नाम यहाँ पे मिलाना है आपको? देखो अब ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हरिकेन का यहाँ पे मैच करा दीजिए, किस रीजन में एक्टिव रहते हैं या किस रीजन में साइक्लोन को हरिकेन बोला जाता है। बिलीबिलीज कहाँ पे आता है, टाइफून कहाँ आता है, चक्रवात कहाँ आता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिलीबिलीज के बारे में पढ़ते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एक्टिव रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, उन्हें उन्हें बिलीबिलीज कहते हैं। टाइफून की अगर बात करें तो टाइफून साउथ चाइना सी में देखते हैं। ठीक है, तो ये हिंद महासागर यहाँ पे लिखा है, ये गलत मैच है। चक्रवात ये तो भारत में बोला जाता है, यानी इंडियन ओशियन की बात होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अटलांटिक लिखा है, ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन है हरिकेन। हरिकेन ये हम लोग यूएसए में पढ़ते हैं, है ना, तो यूएसए में क्या है, कौन सा सागर है? एक तरफ पैसिफिक ओशियन देखते हो, दूसरी तरफ यहाँ पे अटलांटिक ओशियन देखते हो, जबकि इसके आगे क्या लिखा है, ये साउथ चाइना सी लिखा है, तो गलत है। पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन राइट मैच है, हो जाएगा। चलिए 65 देखें, यहाँ पे भी पेयर हैं, कुछ लेक्स हैं और उनका स्थान यहाँ पे मिलाना है, कहाँ पे सिचुएटेड है। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं। बेकाल के बारे में पूछा जाता है। एक बालकस झील हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बेकाल भी पढ़ते आ रहे हैं, ये 2 झीलें तो बिल्कुल रटी रहती थी। बेकाल झील के बारे में क्या पढ़ते हैं, इसका तो अभी भी शेप आपको याद होगा कि, है ना, ये अर्धचंद्राकार इसका शेप है और जानी जाती है डीपनेस के लिए। ठीक है, सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल है, और है कहाँ पे? रसिया में, है ना, साइबेरिया एरिया में। ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है यहाँ पे, गलत हो गया।
सुपीरियर झील देख लीजिए, सुपीरियर जो हम लोग 5 फिंगर लेक्स पढ़ते हैं यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर, सबसे पहले सुपीरियर पढ़ते हैं, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरोन है, फिर एरी है, फिर ओंटारियो है, यही है ना। तो इसका ऑर्डर पूछा जाता है, वेस्ट से ईस्ट पूछते हैं, ईस्ट से वेस्ट भी पूछा जाता है, साथ में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लेक जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में लाई करती है, कौन सी लेक्स ऐसी हैं जो बॉर्डर पर लाई करती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सब आता होगा आपको। जैसे मिशिगन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में लाई करती है, बाकी जो लेक्स हैं वो बॉर्डर पर लाई करती हैं, और ये ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक है। ये आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो यही ऑर्डर मिलेगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। जबकि इसके सामने क्षेत्र क्या लिखा है, एशिया, तो ये भी गलत हो गया। टीटीकाका लेक के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक, यही फैक्ट है ना इसके बारे में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो ये तो सही है, साउथ अमेरिका यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक लेक और बची है, लेक आयर। लेक आयर है ऑस्ट्रेलिया में, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में नहीं है। तो पहला ऑप्शन बेकाल झील ये रसिया में है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है लेक आयर, ये ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका लिखा है, गलत है। सुपीरियर लेक एशिया लिखा है सामने, गलत है, ठीक है, ये यूएसए और कनाडा, ठीक है। और चौथा है टिटिकाका लेक, ये साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, तो ये ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्टिनेंट ही लिख दिया, जबकि एग्जैक्ट लोकेशन आपको आना चाहिए टिटिकाका लेक जो है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है टिटिकाका के बारे में कि ये लाई कहाँ पे करती है, किन किन देशों के बॉर्डर पर स्थित है। 2 कंट्री आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पेरू एक कंट्री है और दूसरी कंट्री है बोलीविया, ठीक है, इन दोनों कंट्री के बॉर्डर पर स्थित है। मैप अगर समय मिलेगा तो लगा देंगे, नहीं तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब ज्योग्राफी का टेस्ट किया करें तो मैप साथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। 66 देखिए, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, सोलोमन बट आसान है। सोलोमन आइलैंड की लोकेशन आपको दिखेगी साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। मैप पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर लिखा है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। चलिए 67 देखिए, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताएं। माउंट एसो ये जापान के एक आइलैंड है, 4 आइलैंड पड़ते हैं ना हम लोग बड़े बड़े, एक है क्यूसू, तो क्यूसू में है, ये एक्टिव वोल्केनो है, जापान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक होमवर्क बताइए, क्राकाटाओ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये भी, ठीक है, ये किस देश में स्थित है, ये न्यूज़ में भी बना रहता है, इसको बताइए कमेंट करके। 68 है, पोर्टवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, पोर्टवार मिलेगा आपको पाकिस्तान में। 69 फैक्चुअल क्वेश्चन इस टेस्ट में ज़्यादा दिख रहा है। 69 में सियरा नेवादा रेंज जो है, माउंटेन रेंज, वेरी 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 इजी है ना, क्या है, ये किस तरह का माउंटेन है पूछा है, वैसे है ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, ये भी जानना है साथ में। और ये पर्वत किस तरीके का है, ये है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग एक ब्लैक फॉरेस्ट ही पढ़ते हैं। 70 देखें, मेकोंग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है। कुछ यहाँ पे सागर तो ऐसे हैं जिनको आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं, मरमरा सागर तो नहीं होगा यार, मरमरा सागर, ब्लैक सागर, अजोब सागर, एजियन सागर, ये तो अलग रीजन के सागर हैं। बेरिंग सागर ये भी गलत हो जाएगा, मरमरा सागर भी गलत हो जाएगा। आपने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले एक पढ़ा था क्वेश्चन लैंड लॉक्ड कंट्री लाओस के बारे में, है ना। लाओस ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। आप एक तरफ थाईलैंड भी देखते हैं, वियतनाम भी देखते हैं, और इसके बारे में खास बात यह है मेकोंग नदी के बारे में कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रिएट करती है, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आपको याद रखना है, म्यांमार और लाओस की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कुछ हिस्से में, ठीक है, कुछ हिस्से में मेकोंग रिवर क्रिएट करती है। तो एक तो ये विशेषता है, दूसरी विशेषता है लाओस और थाईलैंड, लाओस और थाईलैंड यानी 2 देशों के साथ, यानी 3 देशों के मध्य में ही इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करती है मेकोंग रिवर, ठीक है। और अगर इसका रिवर डायरेक्शन देखेंगे, फ्लो डायरेक्शन देखेंगे, इसका माउथ देखेंगे, तो माउथ इसका साउथ चाइना सी में है, यानी ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ये चीज़ भी याद रखना। म्यांमार लाओस की इंटरनेशनल बाउंड्री और थाईलैंड और लाओस। 71 ग्रैंड कैनियन क्या है ये। एक कैनियन का क्या मतलब होता है, कैनियन का मतलब है कि एक लंबी दूरी का गहरा गड्ढा। गहरा गड्ढा कैसे हुआ होगा, कोई रिवर फ्लो कर रही होगी इसमें, तो रिवर का नाम याद रखना है, कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको गूगल अर्थ से भी दिखाया है, मैप से भी दिखाया है,
रनिंग वीडियोस में भी दिखाया कि ये कैसे दिखता है, ठीक है। इसकी गहराई, आप इसकी गहराई अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर से भी गहरी ये मतलब लंबाई तक ये गड्ढा दिखता है। और इसमें रिवर फ्लो कर रही है बहुत नीचे से, बहुत ज़्यादा गहराई से। और ये सब कैसे हुआ, ये गुल्ली इरोजन से हुआ, ठीक है, अपनाइल का पर्दन से। तो आप जो मैपिंग वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। बहुत पुराने वीडियो हो गए हैं, खैर हाई स्पीड पे रिकॉर्ड किए गए हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी उसमें, बट कोई नहीं। आपकी कई घंटों की मेहनत मुझे लगता है 30 से 40 मिनट में हो जाएगी, है ना। तो 30 से 40 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन इस नाम से प्लेलिस्ट होगा, तो देख लीजिएगा। चलिए 72 देखें। यहाँ पे क्या है, एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। कथन में देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी सब आर्कटिक क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। सब आर्कटिक क्लाइमेट इज फाउंड इन 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स अक्रॉस नॉर्दर्न यूरेशिया। ठीक है, आर्कटिक सर्कल आप देख ही रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड की बात हो रही है। हाई लैटिट्यूड के रीजन की बात हो रही है, सही लिखा है। कारण में देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल नॉर्थ हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साउथ हेमीस्फीयर में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। ये भी सही बात है। यहाँ पे तो आपको ओशियन दिखेगा, साउथ हेमीस्फीयर में तो ओशियन दिखेगा इस वाली लैटिट्यूड पर। इसलिए यहाँ पे कथन पे इन्होंने लिखा है कि ये जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है ये पूरे उत्तरी यूरेशिया में लाई करती है। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 73 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है ये पूछा है। बायोटिक समझते हैं, एक घटक हम लोग बायोटिक पढ़ते हैं, एक घटक हम लोग आयोबायोटिक पढ़ते हैं। बहुत आसान है। बायो से हमें जीवन समझ में आता है, लाइफ समझ में आता है, यानी जो जैविक यानी जो जीवित है ना, वो बायोटिक कंपोनेंट है। जैसे फ्लोरा हुआ, फोना हुआ, सारी स्पीसीज हो जाएंगी फ्लोरा फोना में। पौधे आ जाएंगे इसमें, पैरासाइट आ जाएंगे इसमें, जानवर आ जाएंगे इसमें, मनुष्य आ जाएंगे इसमें, प्लांट्स आ जाएंगे, सब आ जाएगा। और अबायोटिक यहाँ पे लिखा है, अबायोटिक में यानी जो निर्जीव है, ठीक है। एनर्जी हुई, हवा हुई, पत्थर हुआ, चट्टान हुआ, धूल हुआ। क्वेश्चन में पूछा है अजैविक घटक कौन सा नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि जैविक घटक पूछ रहा है, तो जैविक घटक परजीवी हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्थलाकृति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब तो निर्जीव चीज़ें हैं, यानी अबायोटिक कंपोनेंट है। देखें 74, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का क्रम है। ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझा है हमने, है ना, पुरानी टेस्ट सीरीजों में। अब आप लोगों के पास समय तो है नहीं कि वो सब देखें। आप लोगों ने एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा होगा ये सब। सबसे पहले पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी है, फिर इससे बड़ा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के फिर बियॉन्ड अगर जाएंगे तो आपको बायोम मिलेगा, यानी बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं। इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाती है, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जनसंख्या होगी, ठीक है। और सबसे बड़े अगर रीजन की बात करें तो उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही मैच है। देखें 75, वह जैविक अंतरक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है तथा दूसरी प्रभावित रहती है। बहुत आसान है। बायोटिक इंटरेक्शन आप लोगों को याद आ रहा होगा। तमाम तरीके के हम लोग इंटरेक्शन पढ़ते हैं जिसमें जीवों के बीच में जो अंतरक्रियाएँ होती हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचता है, किसी को नहीं पहुँचता है। कभी कभी ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, कोई इंटरेक्शन ऐसा है जिसमें दोनों को हानि होती है। किसी इंटरेक्शन में किसी को हानि होती है, किसी को फ़ायदा होता है ना। तो हानि को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते थे और लाभ को प्लस से डिनोट करते थे। तो कभी दोनों को नुकसान, कभी दोनों को फ़ायदा, है ना। कभी एक को फ़ायदा, एक को नुकसान, कभी पहली प्रजाति को नुकसान, दूसरे को लाभ। इस तरीके का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक को हानि होती है, दूसरा अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी और ऐड कर लीजिए। एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी स्पीसीज़ को कुछ भी यहाँ पे मतलब वो अनअफेक्टेड रहती है। तो ये भी एक इंटरेक्शन होता है। इसके बारे में पूछा है, इस इंटरेक्शन के बारे में पूछा है। इसको बोलते हैं अमेंसिलिज्म, ठीक है, अंतर्जातीय परिजीविता। जैसे एक एग्जांपल जो सॉल्यूशन में लिखा है भाई बता दे रहा हूँ। एक बड़ा पौधा है, एक छोटा पौधा है। बड़ा पेड़ क्या करेगा, छोटे पौधे को, बड़ा पौधा छोटे पौधे को क्या करेगा, इसकी जो शैडो पड़ेगी तो ये तो मर जाएगा। अगर इसके पास सनरेज नहीं पड़ पाएंगे, धूप नहीं आ पाएगी, तो छोटा पौधा तो मर जाएगा। तो छोटे पौधे का तो नुकसान हो जा रहा, लेकिन बड़े पौधे का क्या नुकसान हो रहा, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। तो यहीं पे ये वाला इंटरेक्शन दिख रहा कि एक अनअफेक्टेड रहता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। अमेंसिलिज्म बोलते हैं ऐसे इंटरेक्शन को। देखा 76, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में बताइए। सक्सेशन समझ रहे हैं। सक्सेशन का मतलब चट्टान थी एक समय पे, इस पे एलगी वगैरह हो गए, है ना।
फिर अगल बगल में पेड़ पौधे हो गए, फिर बड़े बड़े जंगल भी हो गए, है ना। ये इस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप कम्युनिटीज़ का जो डेवलपमेंट होता है, इसी को अनुक्रमण बोलते हैं, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो जंगल थे आग लग गई, ठीक है, तो सक्सेशन चेंज हो गया, दूसरा सक्सेशन हो गया, पूरा राख राख बचा, है ना। फिर एक समय पे ये डेजर्ट बन गया, तो दूसरा सक्सेशन यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेशन हो गया। डेजर्ट के बाद एक समय पे फिर से यहाँ पे कम्युनिटी का विकास हुआ, फिर से यहाँ पे या नई स्पीसीज़ का उद्भव हुआ, तो ऐसे सक्सेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे कुछ नहीं था, चट्टान थी, ठीक है, अब यहीं पे एलगी भी आ गया, लाइकेन भी हो गए, तो ये जो स्पीसीज सबसे पहले आई इस रीजन पे, तो वो तो राजा स्पीसीज हो गई ना, क्योंकि भाई सबसे पहले उद्भव इन्हीं का हुआ है। जो सबसे पहले बस जाएगा राजा तो वही रहेगा। और ऐसे ही स्पीसीज को बोलते हैं पायनियर स्पीसीज, ठीक है। हम गांव में सबसे पहले बसे थे, गांव हमारा है। अब देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द फर्स्ट प्लान टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी। समझ गए, इस क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है, ठीक है। ये इनको बोलते हैं लंबरदार, ये लंबरदार प्रजाति हैं, ठीक। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये बात भी समझ में आती है। जैसे हम लोग यहाँ पर जंगल तक पहुँचे थे ना आग लगने से पहले, तो जंगल में क्या है, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब पेड़ ऐसा थोड़ी ना है कि वो ओजोन परत तक पहुँच जाएगा लंबा होके, बड़ा होके, तो यही फाइनल स्टेज है सक्सेशन की, तो इसको क्लाइमेट कम्युनिटी बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ पे जंगल है, वहाँ पे ऑलरेडी सारी स्पीसीज डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, सारी कम्युनिटी डेवलप हैं ऑलरेडी। जानवर भी दिख जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी दिख जाएंगे, पानी भी बहता हुआ दिख जाएगा, है ना, सारी चीज़ें आपको दिखेगा, प्रॉपर डेवलप हो चुका होगा, यानी वो क्लाइमैक्स स्टेज पे है वो वाला सक्सेशन, ये जंगल वाला। यही बात दूसरे स्टेटमेंट में लिखी है, दोनों बातें सही हो जाएंगी। समझ आया भाई। चलिए, बहुत ज़्यादा साधारण भाषा में समझा रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। अब पता नहीं आप लोग इस लेंथ तक वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, अब देखते होंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो काम तो चल ही रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट। ये कह रहे हैं आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, निकोबार और अंडमान द्वीप पर भी पाए जाते हैं, ये बता रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट बता रहा है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं, निकोबार अंडमान निकोबार पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोस्टल एरिया की बात नहीं हो रही है। कोस्टल एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर पेड़ों का जो पैटर्न है, ट्रीज़ का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। जैसे अगर आप दलदली इलाकों की बात करें तो वहाँ पे फिर पेड़ों का यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाता है। बी ऑप्शन है, बेलांचली पौधा यानी लिटरल फॉरेस्ट हैव रूट्स दैट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सो दैट द प्लांट कैन ब्रीथ इन द वाटर, ठीक है। सी ऑप्शन है, देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पे आप पहाड़ियों की डालों पर देखेंगे देवदार जैसे पेड़, चीड़ जैसे पेड़, रोडोडेंड्रोन, देवदार वगैरह, है ना, ये सारे पेड़ आप पहाड़ियों पे या फिर पहाड़ियों के ढलानों पे देखेंगे। पश्चिमी और मध्य हिमालय की खाड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन भी सही है। ये चौथा ऑप्शन देखो थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार में वर्गीकृत किया है। अब इतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग कि चैंपियन और जो सेठ हैं इन्होंने क्लासीफाई किया है भारतीय वनों को, अब कितने प्रकार में क्लासीफाई किया है अब इतना डिटेल से तो हम लोग नहीं पढ़े। 16 प्रकार में यहाँ पे इन्होंने क्लासीफाई किया है भारतीय वनों को। यहाँ पे 9 प्रकार लिखा है तो 9 गलत है, 16 सही है, तो यही डी पॉइंट यहाँ पे गलत है, गलत पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 78 देखें, भारतीय घासभूमि और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्डर इंस्टीट्यूट हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, झांसी में पढ़ते हैं। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं। आप लोगों ने अगर ओशियनिक स्पीसीज पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, वो हम लोग पढ़ते हैं ना, जब सन की रेंज कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, उस रेंज तक कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हमें दिखती हैं। जैसे नेस्टन हुआ, फाइटोप्लैंक्टन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, नेक्टन हुआ, नेस्टन हुआ, पेरीफाइटन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन में यहाँ पे नेस्टन लिखा है ना, तो नेस्टन ऐसी स्पीसीज होती थी या फिर ऐसे प्लांट होते हैं जो आधे जल में रहते हैं और आधे हवा में रहते हैं। मतलब जैसे अगर ये जल है, ठीक है, तो यहाँ पे लाई करेगा ये पौधा, आधा हवा में आधा जल में, इस तरीके के प्लांट्स को, स्पीसीज को नॉस्टन कहते हैं। इस तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। मैं इमेज लगा दूंगा तो सारा देख लेना एक बार में। क्वेश्चन में जो पूछा है कि वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने, पत्तियों
तथा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं ना, पेरीफाइटन बोलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 80 देखें, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र माना जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बहुत आसान है, एस्चुरीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 देखें, स्वच्छ गंगा निधि यानी CGF क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में बताइए। इंग्लिश वर्जन देखिएगा, यहाँ पे गलत बताना है, हिंदी में सही है तो यहाँ पे गलत लिखिएगा। ठीक है, गलत यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। पहली बात सही है। दूसरी बात है, इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। ये गलत है, यहाँ पे रोल होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, वित्त मंत्री का, PM का नहीं। दूसरी बात गलत है, तो आंसर तो हम लोग को यही निकला है। तीसरा, यह निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। सही बात है। यह योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापनीय उद्देश्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, ये सारी तो बेसिक बातें लगा ही लेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, ये प्रधानमंत्री। 82 देखें, फ्लाई एश के बारे में बताइए। फ्लाई एश समझ रहे हैं, पावर प्लांट गए कभी विजिट करने? नहीं गए होंगे, बाहर से ही देखे होंगे ना, धुआं निकलता हुआ चिमनी से। और पावर प्लांट कौन सा? थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की नहीं, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कोयला जलता है, कोयले के माध्यम से बिजली बनती है। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स देखेंगे, बहुत सारे नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला फैक्ट है यहाँ पे, पहला पॉइंट है, फ्लाई एश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता यानी होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम कर देती है। यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनर, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट तो यही है ना आपके पर्पज़ से, सिविल के पर्पज़ से। तो ये बात यहाँ पे गलत है, पैदावार में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाती है ना कि घटाती है, तो ये फ्लाई एश का फ़ायदा है सबसे बड़ा। दूसरी बात चूँकि यहाँ पे गलत लिखी थी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 83, किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी? करंट अफेयर्स में ये सब पढ़ाते रहते हैं आपको, बताइए फाल्कन राजधानी। सी ऑप्शन, नागालैंड। किस वजह से? फाल्कन तो समझ रहे होंगे ना, फाल्कन किसकी प्रजाति है? बर्ड है ना, एक चिड़िया है, चील है, ईगल की प्रजाति है, क्या बोलेंगे इसे? ये किसी की प्रजाति नहीं है, एक ये अलग जीव है। ठीक है, फाल्कन अलग है, ईगल अलग है और हॉक अलग है ना। फाल्कन अलग है, हॉक अलग है और ईगल अलग है। अमूर फाल्कन के नाम से ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ये नागालैंड आके उतरती हैं, है ना, नागालैंड आके अपना बसेरा करती हैं, कुल मिला के इस वजह से ये फेमस है। और इनकी यात्रा रहती है मंगोलिया से। ठीक है, मंगोलिया से साउथ अफ्रीका। बीच में स्टॉपेज कहाँ पे होता है इन फाल्कन, अमूर फाल्कन का, इस पक्षी का स्टॉपेज होता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड में कहाँ पे? एक झील है, उस झील का नाम आपको याद रखना है। इस झील का नाम है दोआंग झील। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दो यांग झील। यहीं पे आके स्टॉपेज ये लेते हैं, फिर यहाँ से फिर से फ्लाई करते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, इसलिए इसको फाल्कन कैपिटल बोलते हैं नागालैंड को। लेकिन 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पारा से कौन सा रोग हो रहा है? कैडमियम से क्या हो रहा है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पारा से मिनमाटा होता है, ठीक है, कैडमियम से हम लोग इटाई रोग पड़ते हैं, इटाई रोग पड़ते हैं। आर्सेनिक से ब्लैकफुट रोग पड़ते हैं। लेड से एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया। और यहाँ पे क्या लिखा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तो नाइट्रेट से होता है। ठीक है, आसान है, पढ़ के रखें हम लोग, नाइट्रेट से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको, इस चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। सारे शब्दों के बारे में आपको यहाँ पे आना चाहिए। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, माइको रेमिडिएशन क्या होता है, बायो बेंटिंग क्या होता है, राइजोफिल्ट्रेशन, ये सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, पुरानी टेस्ट सीरीज में, समय मिलेगा तो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना समय नहीं है कि चारों को एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ पे ये जो कवक का उपयोग करते हैं इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। चलिए 86 देखें, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? इंडिकेटर बताइए। बायो इंडिकेटर क्या पढ़ते हैं भाई? लाइकेन को पढ़ते हो ना,
जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे लाइकेन दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इंडिकेट कर देता है कि भाई यहाँ पे एयर जो है वो पॉल्यूटेड है, जहाँ पे लाइकेन नहीं है। सी ऑप्शन हो गया। 87 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही समय लेता है? ओशियन थर्मल एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये कह रहे हैं कि जल से प्राप्त ऊर्जा है ये। तो एक तरफ ये थर्मल लिख रहे हैं और दूसरा दूसरा यहाँ पे ये जल से प्राप्त ऊर्जा लिख रहे हैं। तो ये तो गलत मैच है ना भाई। जल से प्राप्त ऊर्जा तो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी, है ना, जैसे वेव एनर्जी हुई जो आ रही है, टाइडल एनर्जी हुई, ये सारी चीज़ें। थर्मल एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट है, पहला गलत है। दूसरा जल विद्युत ऊर्जा, हाइडल एनर्जी जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, टाइडल, करंट एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट देख रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, बड़ी सी टरबाइन लगी होती है और इस टरबाइन पर पानी पटका जाता है, तो ये फिर फैन घूमता है। इस टरबाइन की शाफ्ट जो है वो जनरेटर से कनेक्ट रहती है, जनरेटर फिर घूमता है तो फिर बिजली पैदा होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टरबाइन के रोटर को, टरबाइन की शाफ्ट को घुमाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम वेव का यूज करते हैं हाइडल पावर बनाने के लिए, जो आ रही है एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी ये अलग चीज़ है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा बायोमास, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, ये तो महा गलत है। चौथा है सही उत्पादन का मतलब है, ये कह रहे हैं ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो एनर्जी का मतलब है कि हो सकता है एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही हो, दूसरी एनर्जी कुछ हीट एनर्जी भी जनरेट हो रही हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। 88 देखें, कॉलोनी पतन विकार, इस CCD क्या है? कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। कॉलोनी वैसे ये कॉलोनी का कॉन्सेप्ट हम लोग चींटियों में देखते हैं ना, कि मधुमक्खियों में देखते हैं। हनी बीज यहाँ पर राइट आंसर है। और कॉलोनी को बनाने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। कुछ मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं जो लेबर का काम करती हैं, मतलब वो छाता बनाती हैं। कुछ का काम फूल से रस लाने का होता है, कुछ का यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे पतन का वही मतलब है कि जब लेबर मधुमक्खियाँ की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती है, ठीक है, अचानक कम हो जाती है, आबादी कम हो जाती है, तो ये फिर कॉलोनी विकार, कोलैप्स डिसऑर्डर होता है। 89 देखें, प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया या किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? और इस पेड़ का नाम है रबर, ठीक है। रबर ट्री को सबसे पहले GE यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब इंजीनियरिंग के लिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया था। चलिए 90 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है? इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सिटू का मतलब होता है जो जिस जगह पर रहता है नेचुरली, मतलब नेचर ने जो जगह दी है जिस प्राणी को जीने के लिए, अगर वो वहाँ पे है, वहाँ पे संरक्षित हो रहा है, तो वो इन सिटू हो जाएगा। यानी जो उनका नेचुरल आवास है वो उनका इन सिटू कंजर्वेशन होता है। मतलब नेचुरल आवास पे ही आप किसी जीव को संरक्षित कर रहे हैं तो वो इन सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा। अगर ऐसे आवास से आप बाहर ले जाके उसको किसी दूसरे आवास में जो नेचुरल नहीं है, जो ह्यूमन मेड है, वहाँ पे जाके संरक्षित कर रहे हैं, तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। जैसे चिड़ियाघर हुआ, जू हुआ, जू में लाके आप जानवरों को रख दे रहे हैं, चारों तरफ जाली लगा दे रहे हैं, तो ये उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स सिटू बोलेंगे, ठीक है। और नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अभ्यारण्य में जाके ही वहाँ पे जीवों का संरक्षण हो रहा है, तो मतलब नेचुरल प्लेस पे, उनके नेचुरल हैबिटाट पे आप जाके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इन सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे स्वस्थान है, नेचुरल हैबिटाट की बात कर रहे हैं, और नेचुरल हैबिटाट जो नहीं है वो बताना है। दूसरी भाषा में जो एक्स सिटू है वो बता दीजिए, बस सिंपल सा। एक्स सिटू क्या है यहाँ पे? एक्स सिटू यही हो जाएगा, जू हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब नेचुरल प्लेस है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 91 देखें, निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? बताइए। ईल्स, ठीक है। डॉल्फिन में गलफड़े नहीं होते हैं, ठीक है, गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेल में भी गिल्स नहीं होते हैं, यानी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है व्हेल। डॉल्फिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, ये पानी के बाहर आती हैं। व्हेल की तो यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाती है ना, शॉर्ट्स में देखने को मिलता है, तो अब देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN रेड सूची, लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? IUCN की रेड लिस्ट, गंभीर यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो नहीं है वो बताना है। गुलाबी सिर वाली बतख, यहाँ पे इमेजेस लगानी पड़ेंगी। पिंक हेडेड डक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है बहुत ज़्यादा। हॉक्सबिल कछुआ, हॉकबिल
हॉकबिल टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। मालाबार सिवेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पिग्मी हॉग ये तो बचे ही नहीं है, लोगों ने खा डाले है ना। ये क्या है, लुप्त प्राय है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए 93 वह जीव जो रिंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है। रिंडर पेस्ट माइक्रोबिली वायरस करंट में कवर किया है इसको। अब किस मंथ में कवर किया याद नहीं है, बट हुआ है। ठीक है, रिंडर पेस्ट रोग माइक्रोबिली वायरस। 94 समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सही है। ओशियन मराइन ऑर्गेनिज्म पहला है समुद्री घास आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत अच्छे से सीख के रखा है पहली टेस्ट सीरीज में, है ना, पहले की जो टेस्ट सीरीज है। सी ग्रासेस आर एंजियोस्पर्म समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। दूसरी बात है समुद्री शैवाल थैलाइट पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे दो टर्म सीखिएगा। ठीक है, आवृत बीजी और थैलाइट। थैलाइट का तो मतलब यहाँ पे लिखा ही है। थैलाइट प्लांट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी आप अगर तना देखेंगे, जड़ देखेंगे, पत्तियाँ देखेंगे तो फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा डी राइट। चलिए 95 है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताएं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने, चराई की अनुमति है। ये हम लोग बायोस्फीयर वर्सेस नेशनल पार्क पढ़ते हैं ना, विशेषताएं पढ़ते हैं, क्या किसमें आदमी कर सकता है एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कर सकता है, नेशनल पार्क में क्या कर सकता है। और अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कोई छोटा क्षेत्र तो होता नहीं है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें कोर जोन होता है, इसमें बफर जोन होता है, इसमें ट्रांजिशन जोन होता है ना। तो आप संक्रमण क्षेत्र पे यहाँ पे बात हो रही है। एक कोर जोन होता है, ठीक है, एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो कोर से तो हमें समझ में आ रहा है, कोर में तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है स्पीसीज़ को। फिर कोर जोन ख़त्म होता है तो फिर आगे कौन सा जोन हो जाता है, बफर जोन हो जाता है। और इसी बफर जोन में आप लिमिटेड पर्यटन भी कर सकते हैं, आप मछली भी पकड़ सकते हैं, चराई राई भी कर सकते हैं। ये बात इन्होंने संक्रमण क्षेत्र के बारे में लिख दिया, यहाँ पे बफर जोन होना चाहिए था। ठीक, पहली बात गलत होगी। दूसरी बात है बायोस्फीयर रिजर्व का जो बफर जोन है इसमें ये कह रहे हैं बस्तियाँ, फसल भूमि, गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति होती, ये भी गलत है। ये ट्रांजिशन जोन में कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो बफर जोन लिखा है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन होना चाहिए था, अपोजिट कर दिया दरअसल। ट्रांजिशन जोन तो सबसे बाहर का क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे तो आदमी रहते हैं, ठीक है, अपनी बस्ती वस्ती बनाए रहते हैं, घर बना के आप रहिए, आप भूमि वहाँ पर कृषि कीजिए, आप अपना खेती वेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों बातें गलत होंगी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 96 निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए टोटल रामसर कितने हैं, टोटल रामसर जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में कितने हैं। 10 हैं या फिर 10 से यहाँ पे संख्या बढ़ी है। काबरताल ये बिहार है, ठीक है। यशवंत सागर इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश है। कांजली झील जो है ये हरी के वेटलैंड जो देख रहे हैं वहाँ पे। सरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश की है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए 97 ये कमेंट करके बताइएगा कितने यहाँ पर रामसर साइट हैं यूपी से, और टोटल कौन सा पेयर सही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान है और यूटीज है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है क्वेश्चन। 97 पहला तो सही मैच है इसलिए यहाँ पे टिक लगा दिया। बी है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है ना, कांगेर घाटी, बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, इसको याद रखना, ये हो सकता है याद ना हो, मोरलेन मिजोरम है। गुलामल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, अमरावती में। और यहाँ पे ये नेशनल पार्क जो है यहाँ पे टाइगर की संख्या ठीक ठाक मात्रा में है। तो यहाँ पे गलत पूछा था, तो गलत यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, गुलामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। देखिए 98 रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है। रबी की फसलें क्या होती हैं, ठंडी के मौसम में बो दो और गर्मी के मौसम में काट लो, है ना। मार्च के महीने में फसलें कट जाती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे, सरसों है, गेहूँ है, मटर है, चना है, ये सारी रबी की फसलें। ज़्यादा जो फसलें हैं, ठीक है, जो ज़्यादा खाद्यान्न फसलें हैं वो रबी की फसलों में ही आता है यहाँ पे, ठीक है। मार्च में आप काट लिए, रख लिए घर पे, या फिर बेच डाले मंडी में। उसके बाद फिर मार्च में फिर जायद का शुरू हो जाता है ना सीजन। और अभी खा भी रहे होगे, खीरा खा रहे होगे, तरबूज खा रहे होगे और खरबूजा खा रहे होगे।
तो जौ कैसी यहाँ पे फसल है? रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है ना। गेहूं के साथ ही सरसों बो दी जाती है, अलग से भी बोते हैं लोग। यहाँ पे ध्यान रखना है कपास के बारे में। कपास जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है। और मूंगफली भी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, रबी का पूछा है ना, तो तीसरा चौथा निकाल दीजिए, पहला दूसरा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 99 देखें। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बताइए भाई, आसान है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोलकाता। 100 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसकी सिफारिशों पर आधारित होता है? सिफारिश यानी रिकमेंडेशन अलग चीज़ है, अप्रूवल अलग चीज़ है, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी करता है। सीएसीपी दिख रहा होगा आपको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये सीएसीपी हो गया, ये बताता है सरकार को कि फलानी फसल का फलाना रेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस पर अंतिम मोहर कौन लगाएगा? मोहर लगाएगी सरकार। तो यह 4 ऑप्शन में सरकार दिख रही है, हाँ सरकार दिख रही है। बी ऑप्शन में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो अप्रूवल वाली अगर बात पूछे तो बी लगा देना, और यहाँ पे सिफारिश की बात पूछी थी तो सीएससीपी लगा देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए भाई।